नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिससे आप सभी परिचित हैं, सहारा। कैसे लोगों ने जो निवेश किया सहारा में और वो सारा का सारा पैसा उनका डूब गया, आज हम उस पर बात करेंगे। क्या प्लानिंग थी सहारा की, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ सहारा ने अपनी प्लानिंग की और किस मुकाम तक कब कब पहुंचा, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। और साथ ही अगर आपका पैसा सहारा में निवेश है तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के तहत दी जाएगी। 1978 में महज 2000 से शुरुआत करने वाली सहारा 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे चले गए? और क्या है वो सहारा घोटाला जिसमें देश के 13 करोड़ लोगों यानी भारत की लगभग 11% आबादी को धोखा दिया गया? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। 12 लाख परिवारों का सहारा, सुब्रत रॉय सहारा, ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम, ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल थी। लेकिन सुब्रत रॉय के सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार हो गई। सहारा के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जो भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी थी। और इस कंपनी की शुरुआत गोरखपुर की एक छोटी सी जगह से हुई। सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करते थे। ये शुरुआती दिन थे। यही काम करते करते और उस समय पर उनकी पहचान जो थी वो छोटे दुकानदारों, गरीब लोगों और जो चाय सब्जी बेचने वाले लोग थे उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया और उनकी मुलाकात उनसे शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं, जो भी खर्च करते हैं, वो सारी उनकी कमाई उसी दिन खर्च हो जाती है। इतने कम पैसों में बचत करना इनके लिए कितना मुश्किल है। और इन लोगों का सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की तभी नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वे उनके पास हर रोज 1 रुपया जमा करें, बाद में सहारा उन्हें अच्छे ब्याज के साथ पैसे लौटा देगा। कंपनी का यह मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो गया। अब इस कंपनी में पैसा लगाने वाले हर निवेशक के कई अन्य निवेशकों को इस समूह में जोड़ा और इस तरह बहुत ही तेजी से 13 करोड़ लोग सहारा से जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सभी लोगों को अपना परिवार कहते थे और समाज को बेहतर बनाने के लिए हर तरह से योगदान भी देते थे। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी कराना हो या शराब मुक्त वातावरण बनाने के लिए जगह जगह अभियान चलाना हो। और दोस्तों, इन सभी कदमों से उन्होंने गरीब परिवारों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच एक सकारात्मक छवि बनाई और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए। एक व्यवसाय जो केवल 2000 से शुरू हुआ, धीरे धीरे फाइनेंस में, फिर उसके बाद रियल एस्टेट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया, मनोरंजन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर कई अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों में सहारा फैल गया। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 बेहद लग्जरी होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और डीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय होटलों में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन है। लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में 191 एकड़ जमीन और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी खुद की आईपीएल टीम भी बनाई। जैसा कि आप जानते हैं, पुणे वॉरियर्स सहारा सुब्रत रॉय की टीम थी और कई सालों तक भारतीय क्रिकेट के साथ साथ भारतीय हॉकी टीम को भी सहारा ने प्रायोजित किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उनकी सहारा सिटी थी। उन्होंने एक पूरा शहर बनाया था जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम था, हेलीपैड था, गोल्फ कोर्स था, 11 किलोमीटर की झील भी थी, 124 सीटों वाला सिनेमा थिएटर भी था और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र और कई पेट्रोल पंप सहारा सिटी में बनाए गए थे। सहारा सिटी में लगभग हर तरह की वो सुविधाएं थी जो लोगों को, जो आम जनता के लिए एक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। एक बेहतरीन और विकसित शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सारी सुविधाएं सहारा सिटी में दी गई थी।
इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से महज 2 घंटे की दूरी पर अंबे वैली सिटी नाम से एक टाउनशिप भी विकसित किया, जो 10,600 एकड़ में फैला हुआ, और इस टाउन में लगभग 800 से ऐसे आलीशान बंगले हैं जिनकी कीमत 5 से 20 करोड़ तक है, और कई लग्जरी सुविधाओं के अलावा यहां 3 मानव निर्मित झीलें भी बनाई गई हैं। इस शहर में लग्जरी रेस्टोरेंट हैं, 1300 गज का हवाई अड्डा है और मूवी हॉल जैसी कई उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों, सुमेर सुब्रत रॉय देश के बड़े बड़े राजनेताओं, फिल्मी सितारों और ताकतवर लोगों के बीच काफी मशहूर थे और उनके साथ काफी अच्छे संबंध भी हुआ करते थे, इसलिए साम्राज्य को खड़ा करने में उन्हें काफी सहयोग भी मिला। लेकिन फिर सहारा पहली बार मुसीबत साल 1996 में आई, जब एक इनकम टैक्स अधिकारी की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और वो कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगने लगा। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ मशहूर नेताओं का नाम लेते हुए कहा था कि इन लोगों के जरिए कंपनी में पैसा आता है। अब जब नेताओं के नाम उजागर होने लगे तो आयकर अधिकारी का तबादला कर दिया गया और दोस्तों, इस तरह सहारा पर आया पहला खतरा तो टल गया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर से उसी तरीके से, जिस तरीके से काम कर रही थी, वो काम तो करना शुरू कर दी। हालांकि एक समय ऐसा आया जब मार्केट सैचुरेट हो गया और अब सहारा में निवेश करने वालों की संख्या एक जगह रुक सी गई, क्योंकि सहारा में निवेश करने के इच्छुक लोगों की संख्या लगभग पूरी हो गई थी और यहां से अपना निवेश किया हुआ पैसा वापस लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। इस प्रकार कुछ ही समय में कंपनी वित्तीय संकट से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस समस्या से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने की सोची और यहीं से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। दरअसल 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी फाइल किया। सामान्यतः डीआरएचपी कंपनी का बायोडेटा होता है जिसमें इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई होती है, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेबी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाजत देती है। अब जब सेबी ने सहारा की डीआरएचपी पढ़ी तो उसे उसकी 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पैसे जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी मिली। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को 2 शिकायतें मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रहा है, और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इस दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनियों ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। सोचिए, 24,000 करोड़ रुपए लिए थे। अच्छा, पहले जानते हैं ओएफसीडी क्या होता है। ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए बता देते हैं कि ये एक तरीके से डेब्ट सिक्योरिटी है, जिसमें ओएफसीडी अवधि खत्म होने के बाद निवेशकों को विकल्प दिया जाता है कि वे चाहे तो अपना पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं या उस पूरे पैसे से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओएफसीडी को लेकर सहारा ने कभी भी सेबी से इजाजत नहीं ली और ओएफसीडी के जरिए लोगों से अवैध तरीके से पैसा वसूलता रहा, जिसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। अब दोस्तों, सहारा ने इस आदेश को ठुकरा दिया और सेबी की शिकायत करने के लिए इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के फैसले का समर्थन किया और सहारा को सभी निवेशकों के पैसे वापस करने को कहा गया। अब हाई कोर्ट से कोई राहत ना मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सहारा से जुटाए गए पैसे के स्रोत के बारे में सबूत मांगे गए तो सहारा सुप्रीम कोर्ट भी सटीक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के साथ मिलकर उनकी दोनों कंपनियों में निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही यह भी कहा गया कि सहारा अपने सभी ओएफसीडी धारकों की जानकारी सेबी को मुहैया कराए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागजात लेकर सेबी के दफ्तर पहुंच गया, जिसमें निवेशकों का ब्यौरा मौजूद था। लेकिन दोस्तों, इन फाइलों में सभी निवेशकों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा सहारा को सारा पैसा सेबी को 3 किस्तों में 15% ब्याज के साथ 3 महीने के अंदर चुकाने को कहा गया, लेकिन कंपनी ने अपनी पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए तो जमा कर दी और बाकी की किस्तें जमा करने में असफल रही।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक खातों को और संपत्तियों को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की मृत्यु हुई, जिसके कारण वो पेरोल पर बाहर आए और उसके बाद वो आज तक बाहर हैं। अब सहारा द्वारा पहली किस्त में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में से सेबी सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही सहारा इंडिया के निवेशकों को लौटा पाई है और बाकी पैसा कई सालों से सेबी के पास जमा है। अब दोस्तों, सेबी निवेशकों को उनका पैसा क्यों नहीं लौटा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? निवेशकों का डेटा रिकॉर्ड में ट्रेस ना हो पाना। दोस्तों, स्थिति यह है कि ना तो सेबी निवेशकों को पैसा लौटा पा रही है और ना ही सहारा सेबी को बचा हुआ पैसा और दस्तावेज दे रहा है। अब इधर सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, लेकिन सेबी का कहना है कि उसके पास सहारा द्वारा लौटाए गए पैसे का कोई भी दस्तावेज नहीं है और इस तरह पूरा का पूरा मामला बीच में ही लटका हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह एक्शन देखने को मिल रहा था कि देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं और लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सहारा निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई सालों बाद सहारा के बेसहारा निवेशकों के हित में कोई ठोस कदम उठाते हुए थोड़ी राहत भरी खबर दी। सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए वापस पैसे मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है। रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी हो। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। वही बात अगर सहारा इंडिया से पैसे के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की करी जाए तो ध्यान से सुनिएगा। आवेदन कैसे आप कर सकते हैं और सहारा में जो आपने निवेश किया था वो निवेश किया हुआ पैसा वापस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बता दें कि सहारा इंडिया के पेमेंट के लिए पोर्टल आवेदन करने के लिए जरूरी जो दस्तावेज होंगे उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए। सहारा इंडिया ने आपको एक कूपन दिया होगा, वो कूपन भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ होने चाहिए। जो निवेशक है उसका सिग्नेचर वो होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपने लगाया है वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। साथ ही साथ ईमेल आईडी अगर आपने कोई लगा रखी है तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपका जो पैसा है वो वापस आएगा, इसीलिए बैंक पासबुक जो आपने पहले लगा रखी हो वो बैंक पासबुक अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रिमिनल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में सहारा इंडिया रिफंड मनी में मिली जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपको सबमिट करनी है। उसके बाद में ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी और आपके जो आधार कार्ड है वो अंतिम 4 अंक डालने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद दोबारा आधार कार्ड का आप पूरा नंबर डालकर ओटीपी को आप सत्यापित करेंगे। अब आपको क्या करना होगा वो सुनिए कि सर्टिफिकेट को आप जो भी है वो अपलोड कर दीजिए, जिसके बाद आपको पवती की रसीद मिल जाएगी। इस तरह जो आपने सहारा में पैसा जमा किया है उसका जो वापसी का आपका पैसा है उसका आवेदन फॉर्म जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं और आपका पैसा आप वापसी ले सकते हैं। हालांकि ये खबर मीडिया के अनुसार बताई जा रही है, हम आपको जो बता रहे हैं उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैसे आप इस घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या आपने सहारा में अपना पैसा निवेश किया है या आपका अपना पैसा जो सहारा में निवेश था वो आपको वापस मिला है? अगर मिला भी है तो आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं अभय।